नमस्कार दोस्तों, एसएन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने कंप्यूटर की 5 से 6 क्लासें कर ली हैं और एमसीक्यू की क्लासें और जो हमारी फुल फॉर्म्स की क्लास है वो भी कर ली है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स यानी मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम कुछ ही कंप्यूटर पार्ट के बारे में जानेंगे, पर उसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो डिटेल्स में होगी, यानी जो आउटपुट है, इनपुट डिवाइसेज हैं, उनको हम डिटेल से भी जानेंगे। लेकिन आज हम बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं उनका कि कैसे क्या काम होता है, कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेज या मेन पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर जिन पे कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले आता है कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस के अंदर क्या होता है? जो बॉक्स होता है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, बेसिकली वो सीपीयू ना होकर कंप्यूटर केस होता है। जो बॉक्स होता है, देखते हैं कि कंप्यूटर पार्ट्स में कंप्यूटर केस का अपना स्थान है। ये एक प्रकार का कंटेनर होता है, कंटेनर भी बोलते हैं इस चीज़ को हम, जिसमें कंप्यूटर के अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगे होते हैं जो कंप्यूटर को बनाते हैं। सभी कंप्यूटरों में सिस्टम यूनिट होता है। इसका आकार एक छोटे बक्से के समान होता है। इसमें मुख्यतः निम्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं, यानी जो बॉक्स होता है उसके अंदर कुछ इनपुट्स जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो लगे होते हैं, उनसे मिलकर कंप्यूटर केस बना होता है। जैसे कि सबसे पहले होता है मदरबोर्ड, उसके बाद होता है सीपीयू, उसके बाद होता है पावर सप्लाई यूनिट। तो ये चीज़ें बेसिकली होती हैं। चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, पर मेन चीज़ ये होती हैं क्योंकि बाकी चीज़ें मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, इसलिए वो मदरबोर्ड में काउंट कर ली जाती हैं। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर केस, जो आपके सामने है डायग्राम में। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर सप्लाई। सबसे पहले पावर सप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो पावर सप्लाई होता है, चिप है, फैन है, वीडियो कार्ड है। तो ये इस तरह मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे बनकर जो बना होता है हमारा वो कंप्यूटर केस बना होता है, जिसको हम सीपीयू बोल देते हैं। पर ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू तो बेसिकली एक छोटी सी चिप होती है जो हमारी मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है। इसके बाद आता है हमारा इनपुट डिवाइस, यानी जो चीज़ जिस चीज़ों के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इंटर करते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेज होते हैं। यानी कि अगर मान के चलो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कुछ कार्य देता हूँ, कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ भी प्रोसेसिंग करने के लिए दे रहा हूँ, मैंने आपको एक सवाल दिया, हो सकता है मैंने वो आपको बोल के दिया। तो जब आप सुन रहे हो, यानी आपने कानों से सुना उस चीज़ को, तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। मैंने वो लिख के दिया आपको, आप उसको पढ़ रहे हो, यानी आंखों से पढ़ा आपने, तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस। यानी जिस चीज़ के माध्यम से आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर डाटा जा रहा है ना, वो इनपुट है। यानी इसी प्रकार से जो डाटा इनपुट कंप्यूटर के अंदर होता है तो वो इनपुट डिवाइसेज होती हैं जिन माध्यम से होता है। कंप्यूटर पार्ट्स के जिन उपकरणों की मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश या आंकड़े पहुंचाते हैं वे उपकरण इनपुट डिवाइसेज हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि माउस इनपुट डिवाइस है, माउस के द्वारा डाटा पहुँचाता है। उसके बाद है कीबोर्ड के माध्यम से हम डाटा को इनपुट करते हैं। उसके बाद है स्कैनर, यानी फ़ोटो वगैरह स्कैन करते हैं तो वो स्कैनर के द्वारा इनपुट होता है डाटा। उसके बाद है जॉयस्टिक बेसिकली गेम खेलने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद है टच स्क्रीन का डायग्राम को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लगभग जो देख रहे हो फ़ोन में वीडियो देख रहे हो तो वो आपको पता है वो टच स्क्रीन है। तो ये होते हैं टच स्क्रीन, उसी से हम डाटा इनपुट करते हैं। पर अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि टच स्क्रीन क्या है, तो इनपुट आउटपुट दोनों भी मान ली जाती है। वो पूछता है कि टच स्क्रीन के लिए आपको ऑप्शन देता है वो कि मोबाइल टच स्क्रीन क्या है, या मतलब ओनली टच स्क्रीन क्या है। तो मोबाइल टच स्क्रीन है वो इनपुट आउटपुट दोनों में आती है कई बार, क्योंकि मोबाइल पर स्क्रीन भी तो शो हो रही है ना, तो इसलिए टच स्क्रीन। उसके बाद है वेब कैम, जो आप कहीं भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने जाते हो, जहाँ पर आपकी फ़ोटो क्लिक होती है, या जैसे कि हमारी एग्ज़ाम के दौरान जब वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ पे भी वेरिफिकेशन में भी वेब कैम का यूज़ होता है। तो ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइसेज हैं। इसके बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइस, यानी हमने डाटा डाल लिया, उसके बाद प्रोसेस कर ली कंप्यूटर ने, उसके बाद आउटपुट दे रहे हो। यानी आप लगा लो, मैंने आपको सवाल दिया था, आपने उस पर प्रोसेस किया, अब आप मुझे उसका जवाब दोगे। तो आप लिखित में भी दे सकते हो, बोल के भी दे सकते हो। तो वो आपका आउटपुट है। आप लिखित में दे रहे हो या बोल के दे रहे हो तो वो आउटपुट है। तो जानते हैं आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज की मदद से कंप्यूटर को जो निर्देश या आंकड़े पहुंचाए जाते हैं, कंप्यूटर उन निर्देशों पर प्रोसेसिंग कर उपयोगकर्ता द्वारा वांछित परिणाम देता है।
यह परिणाम कंप्यूटर पार्ट्स के जिन उपकरणों द्वारा उपयोगकर्ता द्वारा देखा, सुना या पढ़ा जाता है। वे उपकरण आउटपुट डिवाइसेज हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मॉनिटर होता है, मॉनिटर से हम आउटपुट देखते हैं। स्पीकर होता है, उससे साउंड सुनते हैं। उसके बाद प्रिंटर है, प्रिंट से हमारे को हार्ड कॉपी मिलती है। तो ये सब हमारे आउटपुट होते हैं, यानी इनपुट के बाद प्रोसेसर होने के बाद जो डाटा इन्फॉर्मेशन के रूप में चेंज हो जाता है, यानी हमारे काम का हो जाता है, वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हमारे को मिलता है। उसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइस, यानी जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करते हैं वो होता है स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर पार्ट्स में स्टोरेज डिवाइस को आम भाषा में मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर पार्ट्स के ये उपकरण हमारे निर्देशों, आंकड़ों तथा सूचनाओं को लंबे समय तक स्टोर करने का कार्य करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हम मेमोरी बोलते हैं मेन रूप से कंप्यूटर के अंदर। फ्लॉपी डिस्क, ये इस टाइप की फ्लॉपी डिस्क होती हैं जो पहले चला करती थी, आजकल तो चलन में नहीं है बहुत काफ़ी टाइम से। सच बताऊं तो मैंने भी अभी तक इसका फ्रेम देखा हुआ है, ओरिजिनल ये भी नहीं देखा। तो बहुत पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी, आजकल हार्ड डिस्क चलती है या पेन ड्राइव वगैरह चलती हैं। उसके बाद है CD और DVD ड्राइव। ये आजकल CD और DVD ड्राइव भी नहीं चलते, क्योंकि लगभग हमारा जो यूज़ हो रहा है वो पेन ड्राइव का हो रहा है, या फिर गूगल से सीधा डायरेक्ट हम डाटा को डाउनलोड करते हैं, सेव करते हैं, यानी गूगल पर हम देख लेते हैं। स्टोर करने की ज़रूरत भी हमारे को कम पड़ती है। तो जो लास्ट के दो डिवाइस हैं, यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और CD और DVD ड्राइव, ये आजकल बहुत कम यूज हो रहे हैं। इसके बाद आता हमारा कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, यानी यूजेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे आजकल शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में, यानी जहाँ पे देखो आजकल कंप्यूटर के बिना कार्य संभव ही नहीं है। डिजिटल युग है आजकल, तो इसके अंदर जहाँ भी देखोगे आप, लगभग हर जगह आपको कंप्यूटर मिलेगा। हर संस्थान के अंदर आपको कंप्यूटर का यूज मिलेगा। घरों में भी बेसिकली कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल की तरह यूज होने लग गया आजकल। तो देखते हैं घरों में उपयोग, यानी घर में उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारे कोई लेटर टाइप करना है, कहीं ईमेल सेंड करनी है, कोई प्रोग्रामिंग करनी है, तो हम घर में भी यूज करते हैं आजकल कंप्यूटर का। उसके बाद है बिजनेस में उपयोग। सेम ऐसे ही बिजनेस में कहीं ईमेल करना है, कोई ड्राफ्ट तैयार करना है, कोई हमारे को अकाउंटिंग का काम करना है, तो बिजनेस में भी उपयोग हो रहा है उस चीज़ का। उसके बाद है शिक्षा में उपयोग। शिक्षा में, एजुकेशन के क्षेत्र में, जैसे कि आजकल हम अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मॉक टेस्ट देते हैं, और जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं। और वैसे भी जैसे कि ये हमारे आजकल स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, तो उनके द्वारा मतलब शिक्षा को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, यानी ग्राफिक्स के माध्यम से हम किसी भी साइंस के टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को समझाते हैं। तो शिक्षा में भी उपयोग हो रहा है कंप्यूटर का। विज्ञान एंड इंजीनियरिंग में उपयोग, यानी जो हमारा विज्ञान है और इंजीनियरिंग में आप देख रहे हो रोज़ रोज़ नए नए रिसर्च हो रही है, DRDO है, इसरो है लगा हुआ है। तो ये मतलब विज्ञान के क्षेत्र में भी जो क्रांति आ रही है वो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा हुई है। उसके बाद है मेडिकल में उपयोग। मेडिकल में डाटा एंट्री के लिए मेडिकल में उपयोग हो रहा है। आजकल कुछ मशीनें ऐसी है जो ऑपरेशन भी खुद कंप्यूटराइज हो गए हैं, जो खुद कंप्यूटर मशीनों द्वारा अपने आप ऑपरेशन होते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में भी उपयोग होता है कंप्यूटर का। उसके बाद है रक्षा में उपयोग। रक्षा के क्षेत्र में जैसे कि कोई भी अगर रॉकेट लॉन्च करना है या फिर कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से एग्जैक्ट टाइम पे होता है, और वो कंप्यूटर के माध्यम से ही पॉसिबल है कि जो टाइम हमने फिक्स किया है वो उसी टाइम पे लॉन्च हो। तो रक्षा के क्षेत्र में भी उपयोग हो रहा है इसका, कंप्यूटर का। इसके बाद है खेल में उपयोग। खेल में पहली बात तो जैसे आप खुद कंप्यूटर के अंदर ही गेम खेल सकते हो, तो वो उपयोग हो रहा है। उसके अलावा भी इनका रिकॉर्ड्स रखना या फिर इनको मेल वगैरह जो भी मतलब काम किए जाते हैं, जो ऑनलाइन काम होते हैं, तो वो खेल में भी आजकल ऑनलाइन काम हो रहा है, तो खेल के क्षेत्र में उपयोग होता है। एक ये है फैक्ट है कि आप जानते हैं 14 नवंबर 1992 को पहली बार भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच में कंप्यूटर तकनीक पर आधारित थर्ड एम्पायर ने सचिन तेंदुलकर को रन आउट दिया। यानी जो सचिन तेंदुलकर है उनको रन आउट दिया था वो थर्ड एम्पायर कंप्यूटर के द्वारा दिया गया था।
तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि कंप्यूटर द्वारा हो रही है। कंप्यूटर खुद सेंस करता है कि ये आउट है नहीं है सेंसर के द्वारा, और वो फिर उसको रिजल्ट देता है। उसके बाद है ई गवर्नेंस में उपयोग, यानी कंप्यूटर्स इन गवर्नमेंट, यानी आजकल जो भी चीज़ें अगर हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूज़, अगर बात करें न्यूज़ प्लेटफॉर्म की, तो मीडिया में आने से पहले सबसे पहले ही हमारे पास जो न्यूज़ आती है वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, या जैसे कि सरकार खुद ट्विटर पे डालती है आजकल, मीडिया वालों को बाद में देती है। कोई भी न्यूज़ होती है ट्विटर पे पहले आती है। तो वो क्या है, वो उसको हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से, प्रॉपर कंप्यूटर पे नहीं है, वो इंटरनेट के माध्यम से है, पर कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर यूज हो रहा है उस चीज़ में, तो ई गवर्नेंस में भी उपयोग हो रहा है। इसके बाद है कंप्यूटर के फ़ायदे, यानी कंप्यूटर के फ़ायदे क्या क्या हैं। इसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं, डाटा जल्दी से लॉस नहीं होता, इसका टाइम की बचत होती है, इसके अंदर डाटा की एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। तो ऐसे मतलब बहुत से फ़ायदे हैं कंप्यूटर के। जैसे कि तेज़ गति, अगर हमारे को 10 अंक दे दिया जाए जोड़ने के लिए तो शायद हम टाइम लगा दें उसमें, पर कंप्यूटर है, जैसे आपने 10 उसके अंदर अंकों को डाला, एंटर किया, आपका जो भी टोटल है उसका सामने होगा आपकी, यानी तेज़ गति सबसे मेन विशेषता इसकी। उसके बाद है काम की शुद्धता, यानी अगर आपने डाटा करेक्ट डाला है तो आपका जो रिजल्ट है वो भी करेक्ट होगा, यानी इसमें अशुद्धता की कमी बहुत कम ही चांस है कि आपको मिले, यानी काम की शुद्धता। उसके बाद है भंडारण क्षमता, यानी जो इसमें स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आप क्या, आपके जो कंप्यूटर के अंदर कितनी आपने रैम डाली हुई है या कितनी आपकी मेमोरी है, उसी हिसाब से आप इसमें बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, जो कि बोलता भी नहीं है। इंसान है वो एक चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक याद नहीं रख सकता, याद भी रखता तो उसका कुछ ही पार्ट याद रख सकता है, लेकिन कंप्यूटर में जैसे आपने डाटा डाला वो ऐसा ऐसा रहेगा, यानी भंडारण क्षमता। उसके बाद है परिश्रमी, यानी लगातार काम कर सकता है, ये थकता नहीं है, जब तक इसके अंदर पावर सप्लाई होती रहेगी चलता रहेगा। बातचीत, यानी कम्युनिकेशन, ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, या फिर आजकल वीडियो कॉलिंग हो रही है तो उसके माध्यम से, जूम ऐप है जैसे कि मीट ऐप, जूम मीटिंग का जो ऐप है उसके माध्यम से, यानी कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया कंप्यूटर के माध्यम से। कार्य विविधता, अलग अलग कार्य कर सकते हैं, जैसे अब पीछे हमने देखा था क्या क्या कार्य कर सकती है, तो अलग कार्य विविधता, यानी डिफेंस के क्षेत्र में, और एजुकेशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, यानी अलग अलग जगह पे कार्य कर सकता है, तो यह कार्य की विविधता। उसके बाद है भरोसेमंद, यानी भरोसेमंद है, ये नहीं है कि अगर आपने कहीं भी कॉपी पे लिख के रखा है तो शायद वो चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये अगर आपने पासवर्ड वगैरह लगा के रखा है तो वो है। दूसरा ये नहीं है कि आपका डाटा किसी को बता देगा, कुछ भी हो जाएगा। हाँ, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाते हैं तो वो अलग बात रहती है, वरना ये भरोसेमंद होता है। तो ये कंप्यूटर के फ़ायदे हैं। जैसे कि प्रकृति का रक्षक भी है, यानी अगर आप कोई भी काम ऑफलाइन करते हो तो बहुत सारे पेजों की ज़रूरत होती है, पर कंप्यूटर के अंदर पेजों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको डाटा भेजना है कहीं पे तो आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हो, यानी सॉफ्ट कॉपी में। पर अगर ऑफलाइन कार्य करते हो तो आपको हार्ड कॉपी भेजनी पड़ती है, तो जिसके लिए पेजों की ज़रूरत होती है, और पेज के लिए पेड़ काटने की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है, उन चीज़ों से बचाता है, यानी प्रकृति का रक्षक है। पेजों की बहुत कम खपत होती है। लागत में कमी, लागत में भी कमी होती है। जैसे कि पेज पे हम अगर एग्जांपल देता हूँ, अब पेज प्रिंट निकलवाते हैं तो हमारे को 2-3 रुपये का एक पेज पड़ता है, पर यहाँ से हम बगैर पेज निकलवाए सीधा किसी को ईमेल कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसने मानव द्वारा किए जाने वाले लगभग सभी कामों पर कब्जा कर लिया है, और यह कार्य उसकी कुछ विशेषताओं के कारण ही हुआ है, यानी इनकी जो विशेषता है इनकी वजह से काम हो सका है। उसके बाद कंप्यूटर के नुकसान, कंप्यूटर के कुछ नुकसान हैं और वो भी मतलब इंसानों पर निर्भर करते हैं। अगर इंसान इसका रख रखाव सही करता है तो शायद ही वो नुकसान हो इसको। तो जानते हैं कंप्यूटर के नुकसान, जैसे कि विवेक क्षमता का अभाव, यानी ये खुद से विवेक नहीं कर सकता, इसमें कुछ भी क्षमता नहीं है इसमें। मानव पर निर्भर, यानी जैसे खुद सोच नहीं सकता, ये सोचने की क्षमता नहीं है इसमें, यानी बुद्धिहीन है। तो उसी तरह मानव पर भी निर्भर है ये।
अगर इंसान इसमें इनपुट देता है, अगर हम इसमें डाटा डाल एंटर करते हैं, तभी हमारे को प्रोसेस करके रिजल्ट दे पाता है। यानी खुद से कोई कार्य नहीं करता, कमांड हमारे को खुद को देनी पड़ती है। तो ये मानव पर निर्भर है। वातावरण, वातावरण के प्रति सेंसिटिव है। जैसे कि ये ऐसा नहीं है कि आपने बारिश में रख दिया इसको या फिर धूल मिट्टी की जगह में रख दिया। तो वातावरण के अनुसार मतलब इसको साफ सुथरा वातावरण चाहिए। भावनाएं नहीं, यानी इसके अंदर भावनाएं नहीं है। अगर आपने इसके अंदर कोई प्रोग्राम फिक्स कर रखा है और वो प्रोग्राम चलना है तो वो चलना है। जैसे कि काफ़ी जगह मशीनें चल रही होती हैं कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटराइज मशीन है, अगर उसके अंदर आदमी का हाथ आ जाता है, इंसान का हाथ आ जाता है, तो कंप्यूटर ये नहीं है कि उसको रोक देगा अपने आप। अगर उसी की जगह एक इंसान काम कर रहा होता है तो वो रोक सकता है उस मशीन को, लेकिन ये नहीं रोक पाएगा। तो इसमें भावनाएं नहीं है, किसके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जो इसने आपने कमांड दे दी उस पर कार्य करेगा ही करेगा। तो ये कुछ कंप्यूटर के नुकसान थे। शायद जैसे कि साइबर हमला का खतरा, ये भी इसमें है। अगर साइबर का हमला हो सकता है, यानी इससे डाटा भी आपका लॉस हो सकता है। तो ये कुछ जो कंप्यूटर के नुकसान थे। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने कंप्यूटर के फ़ायदे, नुकसान और इसके प्रयोग जान लिए थे, और इसके कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स हैं इनके बारे में हमने जान लिया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।